नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे, आपकी जो हेल्थ है काफ़ी अच्छी होगी। आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे सिंधु नदी को लेकर। सिंधु जो नदी है, जो सिंधु तंत्र है पूरा, उसको लेकर चर्चा करेंगे और काफ़ी अच्छे से इस नदी को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम सिंधु की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, उनको लेकर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले तो भारत का मैप आपके सामने है। हमारा देश भारत काफ़ी विविधताओं भरा है, वो मैप आपके सामने। उसके बाद कुछ जानकारी जो इस नदी को लेकर हमने यहाँ पे लिखी है, ताकि आपके नोट्स बनाने में आसानी हो जाए और आपको मैप से समझने के लिए ये चीज़ आपको आसान कर दे। तो इसको लेकर अच्छे से चर्चा करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसको नदी को देखिए आप। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ पे ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। पाकिस्तान में ये एंटर होती है। पाकिस्तान के बाद ये मुहाना बनाती है और अपना मुहाना बनाती है ये अरब सागर के अंदर। तो हिमालय की एक नदी है, जो नदी अपना जल कहाँ पे लेके जाती है? वो अपना जल लेके जाती है अरब सागर में। कहाँ पे लेके जाती है? अरब सागर में लेके जाती है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ है कि सिंधु नदी अपना जल कहाँ पे लेके जाती है? अरब सागर में। अब सिंधु की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, वो सारी नदियाँ अपना जल कहाँ पे लेके जाएगी? तो वो अरब सागर में लेके जाएगी, जैसा आपको इस मैप में दिख रहा है। हम एक एक चीज़ को, पॉइंट को सरल करते हुए चलेंगे ताकि चीज़ें आसान हो जाए। अब शुरुआत करते हैं। ये सारी नदियाँ जो हमने लिखी है, आप देख सकते हो, हमने सिंधु नदी लिखी है, फिर शोक नदी लिखी है, एक गिलगित नदी भी और होती है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। रावी नदी, व्यास, सतलज, झेलम। ये एक सिंधु तंत्र है, अपने आप में पूरा तंत्र है ये। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि भारत का उत्तरी हिस्सा, उत्तरी भारत, ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा एक सिंधु तंत्र का काम करता है। सिंधु सभ्यता जो हमको मिली है, उसमें आपने देखा होगा कितनी सारी सभ्यताएं मिली है अलग अलग नदियों के किनारे। चिनाब नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, और ये सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, झेलम नदी के किनारे, जितनी भी नदियां हैं, सब नदियों के किनारे कोई ना कोई सभ्यता मिलती है। यहाँ तक कि नर्मदा नदी के किनारे, देमाबाद महाराष्ट्र में, वहाँ तक की सभ्यता हमको मिल रही है। तो ये सिंधु जो तंत्र है पूरा, ये तंत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी डिटेल्ड इसके अंदर शामिल होती है। अब देखना यहाँ पे सिंधु नदी की हम बात करेंगे, उसके बाद हम हर एक नदी को पढ़ेंगे जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। तिब्बत चीन में है। पहले तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में भारत के एक सिग्नेचर की वजह से, और ये तिब्बत जो हिस्सा तो भारत का हो सकता था, लेकिन ये चीन के हाथों में चला गया। चीन ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। कैलाश पर्वत पर स्थित है। पोकरचू हिमनद 4146 वर्ग किलोमीटर ये लंबाई इस नदी की है। तो समझना है यहाँ पे, ये स्थान है, इसको हम कहते हैं तिब्बत। चीन में है ये। कैलाश रेंज है ये, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जो हिमनद है, ये पोखरचू हिमनद है। देखो, हिमनद क्या, हिम यानी बर्फ और नद यानी नदी। हिमनद ये बर्फीला एक रास्ता है, गहराई वाला, ठीक है। यहाँ से होके नदी निकलती है, गुजरती है। ये इसका उद्गम है, इस सिंधु नदी का। यहाँ से नदी आगे बढ़ती है। इसकी जो लंबाई है 4146 किलोमीटर, 4146 किलोमीटर। यहाँ से लगा के यहाँ तक इस नदी की जो टोटल लंबाई, जो कुल लंबाई है, वो 4146 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, चीन में इस नदी को कहते हैं सिंगी खबान, ठीक है। चीन में इस नदी का जो नाम है, वो क्या नाम है? सिंगी खबान। अब यहाँ से लगा के यहाँ तक इस नदी को कहा जाता है सिंगी खबान, मतलब शेर का मुख या शेर का मुंह, ठीक है। क्या कहा जाता है? सिंगी खबान। कहाँ तक? यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस नदी का नाम जो है वो सिंगी खबान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीनी नाम है ये। उसके बाद भारत में यहाँ से लगाकर यहाँ तक
यहाँ से लगाकर यहाँ तक। तो इसका जो प्रवेश होता है वो दमचोक नामक स्थान से होता है। अब समझना यहाँ पे दमचोक नामक स्थान क्या है। देखो, कोई भी नदी है, कोई भी नदी है, अब उसकी गहराई तो ऐसा तो नहीं किसी दूसरे देश में जाएगी तो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। गहराई उतनी ही रहेगी जितनी गहराई पीछे पीछे थी, तभी तो नदी आगे बढ़ती रहेगी, बल्कि गहराई और गहरी होती जाएगी, जिसके कारण नदी का ढलान जिस तरफ बनेगा उस तरफ बहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझना, धमचोक क्या हो सकता है। तो धमचोक एक दर्रा है, उस दर्रे से ये नदी प्रवेश करती है। धमचोक दर्रा नामक स्थान से यहाँ से ये नदी प्रवेश करती है। तो कह सकते हैं कि लद्दाख के धमचोक दर्रे से ये नदी प्रवेश करती है। और जब ये नदी आगे बढ़ती है तो ये जो डॉट बनाया है हमने, ये डॉट लेह है, लद्दाख का लेह एक शहर है, वहाँ से नदी गुजरती है। और लेह किस तरफ स्थित है, तो इस तरह नदी जा रही है। जब इस तरह हम बहते हैं तो ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारी कौन सी साइड है। ठीक है, तो इस तरह नदी बह रही है तो ये हमारी राइट साइड, ये हमारी लेफ्ट साइड। तो राइट को हम क्या कहेंगे, बायां कहेंगे या दायां कहेंगे। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे उस दिशा को लिख लेना, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। तो राइट साइड से नदी हो, राइट साइड में लद्दाख स्थित है। उसके बाद ये नदी आगे चलती है और यहाँ पे पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। लेकिन उससे पहले ये श्रेणी है लद्दाख जास्कर। ठीक है, देखो लिख लेते हैं अच्छे से, देखना यहाँ पे, इसको समझ भी लेते हैं। जास्कर और लद्दाख। अब हमने इसे लिखा तो आपको लगेगा जास्कर ऊपर है लद्दाख नीचे था। ये देखना, ये नदी देखो बीच से बह रही है, मतलब कि ये नदी तो गहरी खाई बनाते हुए चल रही है, ये घाटी में बहती जा रही है। ठीक है, सिंधु घाटी कहते हैं ना, सिंधु घाटी बहती जा रही। अब इसके आसपास मतलब दोनों तरफ ऐसा जगह होगी ना जो ऊपर उठी हुई होगी। अगर ऊपर उठी हुई नहीं होती तो ये नदी तो किधर भी चली जाती। तो इसके दोनों किनारों पे पर्वत बने हुए हैं, उनको कहते हैं श्रेणियाँ। जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य ये नदी बहती है। तो जास्कर श्रेणी तो ईस्ट दिशा में है, लेफ्ट साइड में है, दक्षिण दिशा में है, और लद्दाख श्रेणी उत्तर दिशा में है। ठीक है, रेंज। उसके बाद ये नदी इन दोनों के बीच से होकर गुजरती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन एक पॉइंट आपको लिखना है कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी, लद्दाख उत्तर और जास्कर दक्षिण श्रेणी के मध्य से होके, दोनों पर्वत श्रेणियाँ लिख देना, दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य से होके ये नदी बहती है। और इस नदी पे लद्दाख का एक प्रसिद्ध शहर लेह राइट साइड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है। तो जैसे ही नदी आगे बढ़ती है तो एक शोक नदी इससे आके यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे तो इसकी बात आगे करते हैं। ये नदी आगे बढ़ती है और ये कहाँ पे, यहाँ पे देखो एक चीज़ और लिखी हुई है, बुंजी गार्ज। ये बुंजी गार्ज है, यहाँ पे देखो ये नदी जो मिल रही है गिलगिट, ये बुंजी गार्ज गिलगिट 5200 मीटर गहरी खाई है। यहाँ पे एक नदी भी आके मिलती है इस स्थान पे, इस नदी को गिलगिट भी कहा जाता है। और यहाँ पे लगभग 5200 मीटर, दुनिया में जितने भी गहरे शहर है या जगह है उनमें ये शामिल होती है। 5200 मीटर गहराई वाली यहाँ पे एक दर्रा मिलता है, घार्ज मिलता है। दर्रा घार्ज होता है कि काफ़ी गहरा स्थान, काफ़ी गहराई वाला स्थान। अगर आप ऊपर से नीचे देखोगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे, इतना गहरा स्थान। ठीक है, फिर यहाँ से बुंजी घाट से गिलगिट से होके आगे बढ़ती है और ये ठीक है अंत चिल्लास, यहाँ से अंत यहाँ पे कहाँ पे होता है इसका, चिल्लास से, मतलब कि चिल्लास स्थान से ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो भारत को लेकर ये इतनी जानकारी आती यहाँ तक। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस नदी की जो है 1114 किलोमीटर, इसकी लंबाई हमने यहाँ पे लिखी है 1114 किलोमीटर। भारत के अंदर ये एंटर होती है, भारत के अंदर इतनी लंबी ये बहती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में यहाँ से लगाकर यहाँ तक 2880 किलोमीटर लंबाई ये बहती है। ठीक है, इतनी लंबाई है इसकी, यहाँ से यहाँ तक बहती है, जो कितनी है 2880 किलोमीटर।
ये शोक, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब ये सारी सहायक नदियाँ इसकी है, जिनके साथ सहायक संगम होता है। सहायक नदियाँ हैं और ये नदियाँ मिलती है, तो इस तरह मिलती है ये सारी नदियाँ और ये अपने साथ इन सभी नदियों का पानी मिला के यहाँ पे लेके चली जाती है। तो सतलज आखिरी नदी है, सिंधु पहली नदी है और इनके बीच का ये सारा स्थान सिंधु दोआब के अंदर आएगा। हर नदी का दोआब अलग होगा। दोआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो सिंधु नदी यहाँ से लगाकर यहाँ तक के बीच का सभी क्षेत्र सिंधु के अंदर आएगा, सिंधु तंत्र के अंदर आएगा और इसको हम कहेंगे दोआब क्षेत्र। इसको कह सकते हैं कि पंचनद। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको समझना। पूर्व नदी, पूर्ववर्ती नदी, हमने आपको कहा था एक होती है अनुवर्ती नदी, एक होती है पूर्ववर्ती नदी। अनुवर्ती नदी होती है जो नदी नहीं बनी हो, ढलान के अनुसार बन चुकी हो, बारिश हो रही है और जिस तरफ ढलान है पानी उस तरफ बहने लग जाएगा। एक नदी होती है जो चाहे ढलान किधर से भी हो वो अपना रास्ता बना कर गुजरेगी। सिंधु नदी अपना रास्ता बनाने वाली एक नदी है, जिसको हम पूर्व नदी कहते हैं। इसका मतलब है कि हिमालय से पहले ये नदी स्थित थी, तो इसको क्या कहा जाता है, पूर्व नदी भी इसको कहा जाता है। उसके बाद इसका मुहाना, अरब सागर में इसका मुहाना बनता है। ये अरब सागर में पाकिस्तान में मिल जाती है। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में किस जगह पे ये अरब सागर में मिल जाती, कमेंट में आपका आंसर चाहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद इस नदी की बात कर लेते हैं, शोक नदी की, कि शोक नदी क्या है। देखना यहाँ मृत्यु की नदी भी इसको कहा जाता है, शोक नदी को मृत्यु की नदी भी इसको कहा जाता है। एक नदी है गिलगिट, ठीक है, एक नदी है गिलगिट, ये वाली जो काबुल से आती है और यहाँ पे सिंधु में आके मिल जाती है। और नुब्रा और हुंजा लद्दाख की दो छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन काफ़ी प्रसिद्ध नदियां हैं। देखना यहाँ पे समझना, लद्दाख में पीने का पानी भी नसीब नहीं होता है लोगों को, वहाँ पे एक शीत मरुस्थल है। अब ऐसी जगहों में नदियों का होना, अगर वो नदियाँ सूख जाती है तो वो मौत वाली नदियाँ बन जाती है, ठीक है। तो लद्दाख के अंदर नदियों का महत्व काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम ये कहते हैं। ये चीज़ें हमारी हो गई। यहाँ से शोक नदी है, तो ये कुछ नदियाँ हैं महत्वपूर्ण जो सिंधु के राइट साइड से आके मिलती है। बाकी सारी नदियाँ सिंधु में आप देखिए ध्यान से, तो किस तरफ से मिल रही है, इस साइड से मिल रही है। ये मात्र एक दो नदियाँ हैं ये जो सिंधु के उस साइड से मिलती है, ठीक है। तो नदियाँ तो हजारों हैं, ऐसे छोटे छोटे नदियाँ तो हजारों हैं, लेकिन मुख्य नदियों की अगर बात करेंगे तो वो कुछ ही बड़ी बड़ी नदियाँ। तो ये हमारी क्लास थी सिंधु नदी को लेकर। कैसी लगी आपको? अगली क्लास में हम देखेंगे जितनी भी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।